हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 23, जिसका नाम है एडवांस रूलिंग। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले एडवांस रूलिंग होता क्या है, तो देखिए, एडवांस रूलिंग हेल्प्स द एप्लीकेंट इन प्लानिंग हिज एक्टिविटीज व्हिच आर लायबल फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी वेल इन एडवांस। मतलब क्या है, एप्लीकेंट जो है अपनी एक्टिविटीज को यहाँ पहले ही प्लान कर सकता है एडवांस के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पर एक अथॉरिटी बनाई हुई है जिसको बोलते हैं अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। सो आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है जीएसटी एक्ट के अंदर, मान लीजिए कोई पर्सन है जो कोई ट्रांजेक्शन करने वाला है, तो उसको वो कंफ्यूजन है कि उसको वो ट्रांजेक्शन जो है वो सप्लाई है कि नहीं है, या फिर उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, या वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, या फिर क्लासिफिकेशन क्या होगा, वो गुड्स में क्लासिफाई किया जाएगा या सर्विस में क्लासिफाई किया जाएगा। सो कोई भी इस तरह के कोई क्वेश्चन है उसके मन में, तो वो यहाँ पर एडवांस रूलिंग के लिए जा सकता है। ये जो अथॉरिटी है ये यहाँ पर रूलिंग देती है। ठीक है, जो भी उसका डिसीजन होता है उसको रूलिंग बोलते हैं। सो इसका जो रूलिंग होगा यहाँ पर वो बाइंडिंग होगा एप्लीकेंट पे, जो एप्लीकेशन कर रहा है। ठीक है, एडवांस रूलिंग के लिए उस पर भी बाइंडिंग होगा, और जो भी कंसर्न ऑफिसर होंगे या फिर जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर है, इन पर भी ये जो है बाइंडिंग होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं एडवांस रूलिंग का डेफिनेशन क्या है। तो एडवांस रूलिंग मींस अ डिसीजन प्रोवाइडेड बाय द अथॉरिटी और द अपीलेट अथॉरिटी टू एन एप्लीकेंट on matters or on questions specified in section 97 subsection 2 और सेक्शन 100 सबसेक्शन 1। ठीक है, इनके अंदर जो मैटर्स दिए हुए हैं उन पर ही यहाँ पर एडवांस रूलिंग लिया जा सकता है। इन रिलेशन टू द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बीइंग अंडरटेकन और प्रपोज टू बी अंडरटेकन बाय द एप्लीकेंट। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन जो आप ऑलरेडी कर चुके हो या फिर प्रपोज्ड है, वो करने वाले हो फ्यूचर में, सो उसके रिगार्डिंग भी आप यहाँ पर एडवांस रूलिंग ले सकते हैं। अब एडवांस रूलिंग के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, ये अथॉरिटी स्टैब्लिश करने का क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, तो देखिए यहाँ पर आपको सर्टेनिटी दिया जाता है टैक्स लायबिलिटी का। एडवांस में ही आप अपना टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर पहले ही पता लगा सकते हो। नेक्स्ट क्या है, ये अट्रैक्ट करता है एफडीआईज को। जो भी एफडीआईज होते हैं वो पहले ही यहाँ पर इंश्योर कर सकते हैं सर्टेनिटी इन टैक्सेशन एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन। जो भी ट्रांजेक्शन वो करने वाले हैं उनको सर्टेनिटी मिल जाता है। नेक्स्ट ये जो है लिटिगेशन को यहाँ पर कम करता है, क्योंकि आपको पहले ही यहाँ पर बता दिया जाएगा, तो आपका लिटिगेशन के जो मैटर्स है वो यहाँ पर कम हो जाएंगे। और लास्ट क्या बोला है, प्रोनाउंसेस रूलिंग एक्सपेंडियसली इन अ ट्रांसपेरेंट एंड इनएक्सपेंसिव मैनर। ठीक है, सो ये सारी चीजें यहाँ पर ट्रांसपेरेंट रहेगी और बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, बहुत नॉमिनल फीस पे आपको यहाँ पर जो है रूलिंग दे दी जाती है। अब सबसे पहला सेक्शन यहाँ पर शुरू करते हैं, सेक्शन नंबर 97, जो बात करता है क्वेश्चंस फॉर व्हिच एडवांस रूलिंग कैन बी सॉल्व। ठीक है, सो कौन कौन से क्वेश्चंस पे यहाँ पर एडवांस रूलिंग ली जा सकती है। तो देखिए, अंडर जीएसटी एडवांस रूलिंग कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ प्रपोज्ड ट्रांजैक्शन एज वेल एज अ ट्रांजैक्शन ऑलरेडी अंडरटेकन। ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कोई भी प्रपोज ट्रांजैक्शन है या फिर कोई ट्रांजैक्शन जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, दोनों ही मैटर के रिगार्डिंग आप यहाँ पर एडवांस रूलिंग ले सकते हो। अब कौन कौन से क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप पूछ सकते हो, तो यहाँ एक लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये लिस्ट, ये ट्रांजैक्शन जो है इनके रिगार्डिंग आप यहाँ पर पूछ सकते हो। क्या क्या चीजें बोलिए। सबसे पहले दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ एनी गुड्स और सर्विस और बोथ। ठीक है, कोई भी गुड्स और सर्विस को क्लासिफिकेशन करना है, या फिर कोई नोटिफिकेशन जो इशू किया है क्या वो आप पर एप्लीकेबल है या नहीं है, आपको डाउट है, तो उस केस में आप एडवांस रूलिंग ले सकते हो। नेक्स्ट, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा या वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्या आप आईटीसी आपके लिए एलिजिबल है नहीं है, आपको कोई भी डाउट है। ठीक है, नेक्स्ट ये लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन एनी गुड्स और सर्विसेज, आपका लाइबिलिटी डिटरमाइन करना है। नेक्स्ट, कोई एप्लीकेंट है जो रजिस्टर्ड, उसको रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। देखिए, एडवांस रूलिंग जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन भी ले सकता है, और कोई भी पर्सन जो डिजायरियस है टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, वो पर्सन भी ले सकता है। ठीक है, सो उसको अगर पता लगाना है कि क्या मुझे रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, उस केस में यहाँ पर वो एडवांस रूलिंग ले सकता है। तो लास्ट क्या बोला है कि सप्लाई के रिगार्डिंग, अगर कोई भी उसको आइडेंटिफाई करना है कि कोई गुड्स या सर्विस जो सप्लाई किया उसने, वो यहाँ पर सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होता है कि नहीं होता है। ठीक है, सो ये सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ पर पूछ सकते हो। अब अगर आपको याद रखना है तो सिंपली जो जो भी हमने जीएसटी के अंदर चैप्टर्स पढ़े हैं उसके हिसाब से आप याद रख सकते हो। सप्लाई हो गया, लाइबिलिटी टू पे हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, रजिस्ट्रेशन का, और नोटिफिकेशन यहाँ पर एक अलग से आपको याद करना रहेगा। ठीक है, सो ये सारे मैटर्स यहाँ पर एडवांस रूलिंग के लिए पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट एरिया है मैटर्स विच कैन नॉट बी क्वेश्चन बिफोर एआर। ठीक है, कौन कौन से मैटर्स जो है आप पूछ नहीं सकते हो। सो क्या बोला है, application for advance ruling will not be admitted in the case where questions raised in the application is already pending or decided in any proceedings। मतलब कोई भी ऐसा मैटर है जो ऑलरेडी पेंडिंग है, मान लीजिए आप कोई किसी मैटर के रिगार्डिंग आप अपील में गए हुए और वहां पर चल रहा है, पेंडिंग है, तो उस केस में आप एडवांस रूलिंग नहीं ले सकते। और सेकंड क्या बोला है, कोई भी मैटर है जो डिसाइडेड है किसी प्रोसीडिंग्स के दौरान, वो ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है, उस केस में आप एडवांस रूलिंग नहीं ले सकते हो। और नेक्स्ट क्या दिया, मैटर्स रिलेटेड टू प्लेस ऑफ सप्लाई, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते हो प्लेस ऑफ सप्लाई के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये दो मैटर्स आप नहीं पूछ सकते हो एडवांस रूलिंग के लिए। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग एंड अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। सो ये दो अथॉरिटीज यहां पर होती है।
सबसे पहले ये दोनों ही अथॉरिटी जो है वो कंस्टिट्यूट की जाती है अंडर द प्रोविजंस ऑफ एसजीएसटी एक्ट और यूटीजीएसटी एक्ट। रेस्पेक्टिव स्टेट्स में ये जो है बॉडीज को एस्टेब्लिश किया जाता है और ये सेंट्रल लेवल पर नहीं रहती है, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करता है कोई भी ऑफिसर जो कि ज्वाइंट कमिश्नर की रैंक का अबाव का ऑफिसर होता है एज अ मेंबर ऑफ द एएआर, ठीक है। इन अथॉरिटी का मेंबर रहता है जो ज्वाइंट कमिश्नर की रैंक का अबाव का ऑफिसर होगा, ठीक है। और जो भी रूलिंग दी जाती है बाय एएआर एंड एएआर will be applicable only within the jurisdiction of the concerned state और यूनियन टेरिटरी। अभी हमने देखा कि जो अथॉरिटी रहती है या फिर अपीलेट अथॉरिटी है वो अपने रेस्पेक्टिव स्टेट्स में या यूनियन टेरिटरी में ही फॉर्म की जाती है। सो जो भी इनका रूलिंग रहेगा, जो भी यहाँ पर डिसीजन वो लोग सुनाएंगे वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा सिर्फ उसी जुरिस्डिक्शन में, जो कंसर्न स्टेट हो गया या कंसर्न यूनियन टेरिटरी है वहां पर ही ये एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। और यही एक रीजन है कि आप जो क्वेश्चन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो यहाँ पर आप नहीं पूछ सकते, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई के केस में क्या होता है, फिर हर एक स्टेट चाहेगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई उसके स्टेट में फॉल करे ताकि उसको रेवेन्यू मिल जाएगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को ही यहाँ पर हटा दिया गया है, ठीक है। सो ये दोनों अथॉरिटीज हमने देख ली। अब प्रोसीजर क्या रहता है एडवांस रूलिंग लेने का, तो सेक्शन नंबर 98 में यहाँ पर प्रोसीजर दिया हुआ है। तो देखिए, कोई भी एप्लीकेंट है जो डिजाइरियस है फॉर ऑब्टेनिंग एडवांस रूलिंग शुड मेक एन एप्लीकेशन टू द एआर इन फॉर्म जीएसटी एआरए 01, ठीक है। ये फॉर्म दिया हुआ है आपको, कॉमन पोर्टल पे जाके इस फॉर्म को फिल करके आप एप्लीकेशन कर सकते हो। और फीस जो है आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा कितना, 5000 रुपीज। और ये 5000 का जो फीस है ये सीजीएसटी एक्ट के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। सो इक्विवेलेंट अमाउंट जो है आपको एसजीएसटी एक्ट के अंदर भी पे करना पड़ेगा। सो सिंपल सा आप पोर्टल पे जाएंगे और फॉर्म फिल करके आप एप्लीकेशन यहाँ पर फाइल कर सकते हैं फॉर एडवांस रूलिंग। 5000 का आपको फीस पे करना है। अब जब भी एप्लीकेशन यहाँ पर रिसीव होता है अथॉरिटी के पास, तो वो क्या करते हैं, कॉपी को सेंड करते हैं, सेंड अ कॉपी ऑफ एप्लीकेशन टू द कंसर्न ऑफिसर। जो भी कंसर्न ऑफिसर रहेगा उस असेसी के रिगार्डिंग, वहां पर वो कॉपी एक भेज दिया जाएगा। और अगर उनको लगता है कुछ नेसेसरी इंफॉर्मेशन भी चाहिए तो वो कुछ रेलेवेंट रिकॉर्ड्स या रेलेवेंट रिकॉर्ड्स और इन्फॉर्मेशन भी जो है कंसर्न ऑफिसर से मंगवाएंगे, ठीक है, उस ट्रांजैक्शन के रिलेटेड या जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसके रिगार्डिंग। अब एआर क्या करेगा, एग्जामिन करेगा आपका एप्लीकेशन को, सारी चीजें देखेगा आपने जो भी एप्लीकेशन दिया है, ठीक है। एप्लीकेंट को यहाँ पर जो भी उसने बात कही वो भी सुनेगा, और जो भी अगर उसका कोई ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है तो उसका बात भी यहाँ पर सुनेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो या तो एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट कर देगा एप्लीकेशन को। आपने अपना एप्लीकेशन फाइल कर दिया, अब डिपार्टमेंट जो है ये अथॉरिटी जो है, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, ये यहाँ पर एग्जामिन करेगा। और अगर इनको लगता है कि एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए तो वो एग्जामिनेशन के बेस पे यहाँ पर डिसीजन देंगे, ठीक है। अब अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया, आपका जो एप्लीकेशन है वो फर्स्ट लेवल पे ही रिजेक्ट हो गया, तो उस केस में क्या होगा, आपको एक ऑर्डर दिया जाएगा, ठीक है। और ये कम्युनिकेट किया जाएगा बाय वे ऑफ स्पीकिंग ऑर्डर गिविंग द रीजंस ऑफ रिजेक्शन। आपका एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट हुआ उसके रीजंस भी यहाँ पर दिए जाएंगे। और जो भी एप्लीकेंट होगा उसका अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी यहाँ पर दिया जाएगा। उसकी बात सुनने के बाद ही जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। अब नेक्स्ट क्या बोला, जो भी आप अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है या फिर एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है, दोनों ही केस में जो है एक ऑर्डर ऑफ कॉपी यहाँ पर दे दिया जाता है, किसको, एप्लीकेंट को भी दिया जाता है और कंसर्न ऑफिसर को भी यहाँ पर दिया जाता है, चाहे वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया हो या फिर रिजेक्ट किया हो, दोनों ही केस में कॉपी भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया आपका, आपने एप्लीकेशन फाइल किया और एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया, उस केस में एआर जो है अपना रूलिंग देगा, प्रोनाउंस करेगा। और उसका टाइम पीरियड क्या है, विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब जिस दिन आपने एप्लीकेशन फाइल किया उसके 90 डेज में, 90 दिन के अंदर अंदर जो है यहाँ पर उनको अपना रूलिंग देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, अब कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, मान लीजिए कोई भी मैटर गया है अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास और दो मेंबर्स के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, ठीक है। उस केस में क्या होगा, ये जो मैटर है वो रेफर कर देंगे अपीलेट अथॉरिटी के पास, ठीक है। वो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग क्या करेगा, दे शैल रेफर द पॉइंट और पॉइंट्स ऑन विच दे डिफर टू द अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग फॉर हियरिंग द इश्यू, ठीक है। वो सीधा मैटर को ही आगे रेफर कर दिया जाएगा। अब जब भी रूलिंग दे दिया, मान लीजिए कोई मैटर है जो कहीं पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है और नॉर्मली 90 डेज के अंदर अंदर रूलिंग जो है प्रोनाउंस कर दिया, उस केस में जो है कॉपी आपको देना पड़ेगा। और कॉपी ऑफ एडवांस रूलिंग जो ड्यूली साइंड होगा और सर्टिफाइड होगा, ठीक है, मेंबर्स के द्वारा, और उसको सेंड करेंगे किसको, जो अप्लीकेंट है जिसने वो अप्लाई किया है उसको भी दिया जाएगा, कंसर्न ऑफिसर को भी दिया जाएगा और जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को भी दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये प्रोसेस जो है आपको समझा कि नहीं, एक बार मैं फिर से पूरा प्रोसेस जो है आपको यहाँ पर रिवाइज करवा देता हूँ। सेक्शन नंबर 98 बात करता है प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग एडवांस रूलिंग। क्या क्या चीजें हमने इसमें देखी, देखिए आपको जब भी
एप्लीकेशन करना है तो आपको जीएसटी, ये फॉर्म दिया हुआ है जीएसटी ARA 01, इसके अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा और फीस पे करना पड़ेगा 5000 रुपीज का। ठीक है, फीस जो है वो CGST एंड SGST के रेस्पेक्टिव आपको दोनों ही यहाँ पर पे करना पड़ेंगे, 5000 एंड 4000। ठीक है, अब आपने जो भी एप्लीकेशन यहाँ पर भेजा है तो वो एक कंसर्न कॉपी जो है जो भी आपने एप्लीकेशन किया है उसको एक कंसर्न ऑफिसर के पास भेज दिया जाएगा। अब आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है, अगर रिजेक्ट होता है तो आपको जो है बाय वे ऑफ स्पीकिंग ऑर्डर यहाँ पर बताया जाएगा कि रीजंस भी बताए जाएंगे कि क्यों आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक कॉपी भी सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपका एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट कर दिया जाता है उस केस में AAR जो है आपका रूलिंग दे देगा यहाँ पर 90 डेज के अंदर। ठीक है, अगर कोई दो मेंबर्स है जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है तो उस केस में वो रेफर कर देंगे फॉर मैटर टू द अपीलेट अथॉरिटी। ठीक है, और जो भी आपका डिसीजन रहता है एडवांस रूलिंग का उसका एक कॉपी दिया जाएगा एप्लीकेंट को भी और कंसर्न ऑफिसर को भी और जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को भी। ठीक है, तीनों को यहाँ पर कॉपी भेज दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है, अपील टू अपीलेट अथॉरिटी। अब यहाँ पर जो है आप अपील भी कर सकते हो, कब कौन कौन कर सकता है। सो देखिए, एन अपील कैन बी फाइल्ड बाय द कंसर्न ऑफिसर और जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर और द अपीलेंट हु इज एग्रीव्ड बाय द रूलिंग गिवन बाय AAR। मतलब कोई भी पर्सन है जो एग्रीव्ड है, जो कि दुखी है या जो संतुष्ट नहीं है जो भी डिसीजन दिया है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने, तो अगर वो संतुष्ट नहीं है तो फिर वो अपील में जाएगा और अपील कहां करेगा, अपीलेट अथॉरिटी के पास। ठीक है, ये जो अथॉरिटी है अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास जाएगा। अब यहां पर जाने का टाइम लिमिट कितना बोला है कि आपको जो है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, जिस दिन आपको रूलिंग मिला है, यहाँ अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग मिला है, वहां से जिस दिन ऑर्डर आया है उस वहां से आपको देखना है कि 30 डेज के अंदर अंदर जो है आप अपील में जा सकते हो। ये 30 डेज का टाइम पीरियड जो है वो एक्सटेंड भी हो सकता है फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 30 डेज। अगर आपके पास सफिशिएंट कॉज है तो आपका एक्सटेंशन भी मिल सकता है फॉर अनदर 30 डेज। ठीक है, अब जब भी आप अपील फाइल कर रहे हो तो फॉर्म कौन सा होगा, तो फॉर्म यहाँ पर दिया है GST ARA 02। ठीक है, और फीस कितना रहेगा, तो फीस यहाँ पर बोला है 10,000 रुपीज ईच अंडर CGST एंड SGST एक्ट। ठीक है, दोनों में ही 10,000 आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के लिए 5,000 का फीस था और अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के लिए 10,000 ईच का यहाँ पर फीस दिया हुआ है। फॉर्म वहां पर GST ARA 01 था और यहाँ पर फॉर्म GST ARA 02 दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्या दिया है, इफ द कंसर्न ऑफिसर और जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर इज एग्रीव्ड बाय द डिसीजन ऑफ AAR देन नो फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड। मतलब जो भी कंसर्न ऑफिसर है या जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर है उनको कोई फी पे करने का जरूरत नहीं है, ये फीस सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेंट के लिए यहाँ पर लागू पड़ती है। ठीक है, अब AAR क्या करेगा, वो एक ऑर्डर पास करेगा जिसमें अगर जो भी मैटर उसके पास है उसका रूलिंग यहाँ पर देगा और टाइम पीरियड कितना है, तो सेम टाइम पीरियड दिया हुआ है विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज ऑफ द फाइलिंग ऑफ अपील। ठीक है, सारी पार्टीज को सुनने के बाद जो है वो 90 डेज के अंदर अंदर अपना रूलिंग प्रोनाउंस कर देगा। अपीलेट अथॉरिटी के अंदर जब भी वो रूलिंग प्रोनाउंस कर रहे हैं, अगर कोई दो मेंबर्स का जो है यहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है उस केस में यहाँ पर कोई भी तरह का एडवांस रूलिंग नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सो अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो नो एडवांस रूलिंग कैन बी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चंस अंडर अपील। आपको कोई भी एडवांस रूलिंग नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट क्या दिया है, आपको जो है कॉपी देना पड़ेगा ड्यूली साइन एंड सर्टिफाई करके। जो भी मेंबर्स है जिन्होंने रूलिंग दिया है तो उसका एक कॉपी आपको देना पड़ेगा। और कौन किन किन लोगों को देंगे, तो देखो 3 लोग तो फिक्स है, एप्लीकेंट हो गया, कंसर्न ऑफिसर है, जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर, और यहाँ पर चौथा एक कॉपी और बोला है कि अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को भी यहाँ पर आपको देना पड़ेगा क्योंकि ये मैटर जो है वो अपील में आया हुआ है। सो इन 4 लोगों को जो है आपको अपना कॉपी देना पड़ेगा ऑर्डर का। ठीक है, सो ये हो गया पूरा अपना अपीलेट अथॉरिटी के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन नंबर 102 जो बात करता है रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक। अब क्या बोला ये सेक्शन, क्या बात करता है कि देखिए अगर कोई भी अथॉरिटी ने या फिर कोई अपीलेट अथॉरिटी से द्वारा कोई भी मिस्टेक हो जाता है और वो मिस्टेक जो है वो अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है, अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, तो उस केस में वो यहाँ पर रेक्टिफाई कर सकते हैं उस मिस्टेक को विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। जिस दिन ऑर्डर पास किया उसके 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो उस मिस्टेक को यहाँ पर रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब जो भी मिस्टेक है वो चाहे तो अथॉरिटी को खुद को नोटिस हो गया या फिर कोई एप्लीकेंट को नोटिस हुआ है या फिर कोई कंसर्न ऑफिसर को नोटिस हो सकता है या फिर जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को नोटिस हो सकता है। तो इनमें से किसी भी पर्सन को अगर यहाँ पर मिस्टेक नोटिस हो जाती है तो उस केस में वो यहाँ पर रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि अगर रेक्टिफिकेशन जब भी कर रहे हो आप ऑर्डर को और उसमें क्या हो रहा है कि इनहेंस हो रही है टैक्स लाइबिलिटी, मतलब जो भी एप्लीकेंट है उसका टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पर बढ़ रहा है, या फिर नेक्स्ट क्या दिया है रिड्यूसिंग द क्वांटम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब दोनों ही चीजें जो है वो एप्लीकेंट के एडवर्स है। ठीक है, या तो उसका टैक्स लाइबिलिटी बढ़ रहा है या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पर कम हो रहा है, उस केस में जो है आपको एप्लीकेंट को सुनना पड़ेगा, उसकी बात को भी सुनना पड़ेगा और उसके बाद ही जो है आप ऑर्डर पास कर सकते हो रेक्टिफिकेशन का। ठीक है, सो ये छोटा सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 102। अब नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन नंबर 103। ये बात करता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग किस चीज को एप्लीकेबल है, तो देखिए एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस्ड बाय AAR और अपीलेट अथॉरिटी शैल बी बाइंडिंग ओनली ऑन द एप्लीकेंट एंड ऑन द कंसर्न ऑफिसर एंड द जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर।
जिस व्यक्ति ने एप्लीकेशन फाइल किया है उसी व्यक्ति को जो है एडवांस रूलिंग एप्लीकेबल होती है, और साथ में उसके जो भी कंसर्न ऑफिसर है या फिर जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर है उन्हीं को यहाँ पर एडवांस रूलिंग एप्लीकेबल रहती है। कोई भी पर्सन है जो सिमिलर सिचुएशन में है उस पर ये एडवांस रूलिंग कभी भी एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जो है यहाँ पर रेफरेंस लिया जाता है। मान लीजिए कोई क्या कर्नाटका गवर्नमेंट ने कोई भी एडवांस रूलिंग दिया है तो उस केस में आप रेफरेंस ले सकते हो, लेकिन वो आप पर बाइंडिंग नहीं रहेगा, ठीक है। बाइंडिंग सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेंट पे ही रहता है और जो भी कंसर्न ऑफिसर या जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर है उन पर ही यहाँ पर बाइंडिंग होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, द लॉ डज नॉट प्रोवाइड फॉर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड फॉर विच रूलिंग शैल बी अप्लाई। मतलब कोई टाइम पीरियड नहीं दिया, जिस दिन भी रूलिंग दिया है वो हमेशा आपके लिए पर एप्लीकेबल रहेगा, अनलेस एंड अनटिल कोई लॉ में चेंज आ जाता है या फिर कोई फैक्ट्स चेंज हो जाता है या फिर कोई सर्कमस्टेंसेस में चेंजेस आ जाता है तो फिर जो है यहाँ पर हट जाएगा, अदरवाइज वो आप पर बाइंडिंग रहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन दिया है सेक्शन नंबर 104, ये बात करता है एडवांस रूलिंग टू बी वॉइड इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। मतलब कब जो है एडवांस रूलिंग वॉइड मानी जाएगी। तो देखिए, जब भी कोई अथॉरिटी है, अथॉरिटी होगी या फिर अपीलेट अथॉरिटी की, जब उनको पता चलता है कि एडवांस रूलिंग जो लिया गया है, किसी एप्लीकेंट ने एडवांस रूलिंग लिया है और वो लिया है बाय वे ऑफ फ्रॉड या फिर सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स या फिर मिसरिप्रेजेंटेशंस ऑफ फैक्ट, तो इस तरीके से उसने गलत तरीके से यहाँ पर एडवांस रूलिंग लिया है अगर, और ये अथॉरिटी को अगर पता चलता है तो फिर उस केस में वो डिक्लेयर कर देंगे सच रूलिंग को एज अ वॉइड एब इनिशियो, ठीक है। ये हमने सीपीटी के अंदर ही पढ़ा है, वॉइड एब इनिशियो क्या होता है, वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है, इनवैलिड फ्रॉम बिगिनिंग। सो ये बिगिनिंग से ही इसको वॉइड मान लिया जाएगा और ऐसा माना जाएगा कि इस तरह की कोई एडवांस रूलिंग दी ही नहीं गई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट कर दिया, द पीरियड बिगिनिंग विद द डेट ऑफ एडवांस रूलिंग एंड एंडिंग विद द डेट ऑफ ऑर्डर अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी एक्सक्लूडेड। मतलब जो पीरियड है, देखिए जिस दिन आपने एप्लीकेशन फाइल किया, ठीक है, डेट ऑफ एडवांस रूलिंग से लेकर के जिस दिन आपने इस एडवांस रूलिंग को वॉइड डिक्लेयर किया, ये जो पीरियड रहता है ये पीरियड एक्सक्लूड किया जाएगा जब भी आप टाइम लिमिट निकाल रहे हो सेक्शन 73 का या 74 का, ठीक है। डिपार्टमेंट आपसे अगर डिमांड एंड रिकवरी करना चाहता है तो ये टाइम पीरियड यहाँ पर एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, आपको ऑर्डर ऑफ कॉपी देना पड़ेगा। ये हर सेक्शन में हमने देखा है, जब भी आप कोई भी रेक्टिफिकेशन कर रहे हो या फिर एप्लीकेशन का एडवांस रूलिंग के लिए रूलिंग प्रोनाउंस कर रहे हो, उस केस में आपको जो है कॉपी देना पड़ेगा ऑर्डर का एप्लीकेंट को और कंसर्न ऑफिसर को और जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को, ठीक है। लास्ट सेक्शन पे आ जाता है सेक्शन नंबर 105 एंड 106। ये बात करता है पावर्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ एआर एंड अपील अथॉरिटी। क्या क्या पावर्स रहते हैं, तो देखिए ये सेक्शन क्या बात करता है, दोनों ही अथॉरिटी के पास जो है पावर्स होते हैं, पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट्स के यहाँ पर पावर दिए गए फॉर डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन के लिए, या फिर इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन, मतलब किसी पर्सन को बुला करके उसको ओथ दिलवा करके कोई भी एग्जामिनेशन करना, या फिर नेक्स्ट कहते हैं इशूइंग कमीशन एंड कंपेलिंग प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स। तो इसके लिए जो है इनको पावर्स दिए हुए हैं, पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट। दोनों ही अथॉरिटी डीम्ड मान ली जाती है सिविल कोर्ट की, और जो भी इनके प्रोसीडिंग्स रहेगी वो यहाँ पर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहलाई जाती है, ठीक है। इनकी जो भी प्रोसीडिंग्स होगी वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहलाएगी। और नेक्स्ट कहते हैं द अथॉरिटी और द अपीलेट अथॉरिटी ऑल्सो हैव द पावर टू रेगुलेट देयर ओन प्रोसीजर्स। मतलब देखिए एडवांस रूलिंग के जो भी प्रोसीजर्स है वो ये दो अथॉरिटी नहीं बनाए, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग एंड अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। सो ये अपने प्रोसीजर जो है ये खुद यहाँ पर बना सकती है, ठीक है, और रेगुलेट कर सकती है। सो ये था हमारा पूरा चैप्टर एडवांस रूलिंग का। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है बट कुछ पॉइंट्स जो है आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। पहले चीज की कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछ सकते हो वो आपको ध्यान रखना है। क्लासिफिकेशन हो गया, सप्लाई हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, लाइबिलिटी टू पे, रजिस्ट्रेशन का, ये सारे जो है आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई का यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन कब फाइल करोगे, तो देखिए आपको जब भी कोई मैटर के लिए एडवांस रूलिंग में जाना है तो आप एप्लीकेशन फाइल करोगे, 5000 का फी पे करोगे और फॉर्म जीएसटी ARS 01 के अंदर जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपका रूलिंग कितने दिन में मिलेगा, तो 90 डेज के अंदर अंदर एडवांस रूलिंग यहाँ पर दे दिया जाएगा। लिमिट जो है 90 डेज का वो अथॉरिटी के लिए और अपीलेट अथॉरिटी के लिए दोनों के लिए सेम टाइम लिमिट दिया हुआ है कि जब भी रूलिंग देना है तो 90 डेज के अंदर अंदर आपको रूलिंग दे देना है, ठीक है। मिस्टेक जो है वो रेक्टिफाई कर सकते हो आप। तो ये सारे जो प्रोविजंस है ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के रिगार्डिंग। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।